आइए हम लोग आज बात करते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये नामुराद एस जब से शुरू हुआ है तब से या तो तबीयत ख़राब हो रही है या और कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आज इसको ना ख़त्म ही करते हैं, तभी कोई और बात करेंगे। देखिए तो टॉपर सीए इंटर में आ रहा है, तो पहले इसको ख़त्म ही करते हैं, तभी कोई और हम लोग बात करेंगे। दिमाग ख़राब कर रखा है इसने। खैर सारी बातें छोड़िए। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कुछ इंडिकेशन हो तो हम बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं? इम्पेयरमेंट की। लेकिन अगर किसी कारण से इम्पेयरमेंट ठीक हो जाए, जो इम्पेयरमेंट था वो ठीक हो जाए, तब ऐसे केस में क्या होगा, यही बेसिकली इसकी बात करनी है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इम्पेयरमेंट मतलब उसकी वैल्यू में गिरावट होना, और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट मतलब उसकी वैल्यू में सुधार होना। इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। देखिए उसका कुछ बेसिक रूल है। सबसे पहला रूल तो यही है कि इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड फॉर गुडविल शैल नॉट बी रिवर्स इन सब्सिक्वेंट पीरियड। सही भी है कि अगर एक बार ख्याति की क्षति हो गई तो दोबारा आना बहुत मुश्किल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई बहुत बड़े नेता हो, चाहे कोई अभिनेता हो, या हम जैसे आम आदमी हो। बाकी सब कुछ का तो फिर से रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन हमारा एस कहता है कि अगर कभी गुडविल की बात हो गई, रियल लाइफ में भी यही बात है, इट शैल नॉट बी रिवर्स इन सब्सिक्वेंट पीरियड। मतलब गुडविल वंस इम्पेयर्ड इज इम्पेयर्ड फॉर एवर। उसका रिवर्सल हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका रिवर्सल करेंगे ना तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को फिर बात कर रहे हैं, और आपको पता ही है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की रिकॉग्निशन अलाउ नहीं है, इसीलिए हम दोबारा से उसको नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई और ऐसा एसेट है तो हम उसमें रिवर्सल की बात जरूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए जानते हैं अब क्या करना पड़ेगा? हर साल के लास्ट में आपको ये चेक करना है कि whether there is any indication that an impairment loss recognized in prior period। क्या कोई ऐसा इंडिकेशन है कि इम्पेयरमेंट लॉस प्रायर पीरियड में अवेलेबल है? अगर ऐसा है तब तो आप उसकी बात करेंगे। कोई ऐसा इंडिकेशन है कि जो प्रायर पीरियड में इम्पेयरमेंट हुआ था नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसकी बात नहीं करेंगे। और ऐसा कोई इंडिकेशन है तो हम ये चेक करेंगे कि जो अर्लियर रिकवरेबल अमाउंट आया था, क्या उस रिकवरेबल अमाउंट में चेंज आया है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट में चेंज होगा तभी हम इसकी बात करेंगे। अगर रिकवरेबल अमाउंट में चेंज नहीं है तो हम इसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ कि रिवर्सेबल ऑफ एनी एसेट विच इज इम्पेयर्ड इन द पास्ट पीरियड, उसमें सबसे पहली बात कि गुडविल का अगर इम्पेयरमेंट है तो उसका रिवर्सल नहीं होगा, लेकिन गुडविल को छोड़ के बाकी कोई भी इंडिविजुअल एसेट या सीजीयू या कॉर्पोरेट एसेट के रिवर्सल की बात हो सकती है। उसके लिए साल के लास्ट में आप जरा देखिए कि क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है कि भैया इम्पेयरमेंट जो लॉसेज हमारे हुए हैं वो अब रिवर्स हो चुके हैं। अगर ऐसा इंडिकेशन है तो आपको नया रिकवरेबल अमाउंट पता करना है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए। कौन कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं कि भैया हमारा रिवर्सल हुआ है? ठीक है, क्या क्या हमारा इंडिकेटर हो सकता है कि हमारा रिवर्सल हुआ है? तो इसके लिए मैं आपको सिंपली सा ये कहना चाहूँगा कि देखिए हमारा क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात हमारी ये हो सकती है कि जो हमारा एक्सटर्नल है वो बदला हो। एक्सटर्नल बदलने का मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में हमारे जो मार्केट वैल्यू शेयर्स की कम हुई थी और हमारे वो कैरिंग अमाउंट से भी कम हो गया था, अब ऐसा नहीं है। मार्केट में इंटरेस्ट के रेट में कमी आई है। इंटरेस्ट में रेट में कमी आने से क्या होगा, हमारा जो वैल्यू इन यूज है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, प्रेजेंट वैल्यू, या इस तरह की और भी जो बातें हैं। अनिल शर्मा जी गुड इवनिंग दोस्त। इस तरह की और जो बातें हैं वो सब
चेंज हुआ है, और कोई इंटरनल, जैसे मान लीजिए हमने पहले सोचा था कि मशीन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मशीन का इस्तेमाल अब हम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वो सब आप चेक कर लीजिए, अगर ऐसा है तो आप उन सब चीज़ों को देख लीजिए। आइए देखिए क्या कहते हैं, क्या इंडिकेशन है कि भाई ये एब्जॉर्ब किया गया कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर गई, ये एब्जॉर्ब किया गया कि टेक्निकल मार्केट इकोनॉमिक या लीगल इन्वायरमेंट वगैरह में चेंज आ गया, बदलाव आ गया, ये किया गया कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर गया है। तो ये सब एक्सटर्नल है। और इंटरनल क्या है? इंटरनल है कि भाई इन द एक्सटेंट टू विच मैनर इन विच एसेट इज यूज और एक्सपेक्टेड टू बी यूज। बदल हम इसको नहीं सोच रहे थे हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि हम इसे अब इस्तेमाल करेंगे। These changes include cost incurred during the period to improve or enhance the asset performance or reconstruct the operation to which the assets belong। या हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो हम सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेटर है। भाई हमने ये सोचा था कि 10+2 में हमारे बच्चे का नंबर आएगा 50, लेकिन उसका तो 60 आ गया, इसका मतलब उसकी वैल्यू न्यूज बढ़ने के चांसेज हैं। तो इस तरह की बातें आपको देखनी है। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी ऐसा लगता है कि रिकवरेबल अमाउंट में कोई परिवर्तन हुआ है और जो पीछे इम्पेयरमेंट लॉस है वो अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो आप उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और चेंज करेंगे तो हो सकता है उसके यूजफुल लाइफ या डिप्रिसिएशन अमाउंट वगैरह में भी एडजस्ट करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो रहा बेसिक रूल। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, गुडविल को छोड़ के बाकी एसेट्स के बारे में अगर कोई साल के लास्ट में ऐसा इंडिकेशन है जिससे आपको ऐसा लगता है कि इसके रिकवरेबल अमाउंट में चेंज आया है, तो आप रिकवरेबल अमाउंट चेक करके देख लीजिए। और अगर ऐसा है तो आप अपने इम्पेयरमेंट लॉस को कुछ कंडीशंस के बेसिस पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइए उन कंडीशंस की बात करते हैं। द इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट अदर देन गुडविल एट्रीब्यूटेबल टू ए रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस शैल नॉट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन डिटरमिन्ड net of amortization or debtion had no impairment loss has been recognized for the asset in the previous year। और अगर एसेट अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट अगर कोई है और आप उसको चाहते हैं तो आप इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, ज़रा इसको फिर से देखिए। किसी भी सूरत में जो इंक्रीज अमाउंट है जो आप रिवर्सल करेंगे वो कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट वुड हैव बीन डिटरमिन्ड इफ देयर हैज बीन नो इम्पेयरमेंट। आप कहेंगे सर हम नहीं समझ पाए, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन में लेता हूँ। सपोज कीजिए हमारी कैरिंग अमाउंट हुआ करती थी 1/1/2018 को 50 लाख, रिकवरेबल अमाउंट आया 30 लाख। जाहिर है हमने 20 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस मान लिया। ठीक है, अब 31/1/2018 सॉरी 31/12/2018, 31/12/2019, इन दोनों सालों में हमने मान लो 10% डिप्शन चार्ज करना है, तो हम 3 और 3 का डिप्शन चार्ज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पहुँचे हैं 31/12/2020 और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी कैरिंग अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट बढ़ी है, तो हम इम्पेयरमेंट को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है, इसका एक मैक्सिमम लिमिट बता दिया गया कि उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते जो तब होता। यानी कि मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 का डिप्शन होता और यहाँ 5 का डिप्शन होता, तो आज कितना होता दोस्तों? आज 35 होता, जबकि यहाँ पे 3 3 और 3 21 आ रहा है। तो आप किसी भी सूरत में इस 21 को बढ़ा के 35 से ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कोई मना ही नहीं है, लेकिन तब आपको इंड एज 16 में जाना पड़ेगा और वहाँ पे रिवैल्यूएशन की जो बातें हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। यानी कि मैक्सिमम इम्पेयरमेंट का जो रिवर्सल होगा वो 35 से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर 35 से ज़्यादा करते हैं इम्पेयरमेंट का रिवर्सल तो फिर वो कोई और बात होगी, फिर उसकी बात हम कुछ और करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए।
मतलब अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट मान लीजिए 40 हो गया, रिकवरेबल अमाउंट लेते हैं यहाँ पे 30 हो गया, तो आप इम्पेयरमेंट का रिवर्सल कर लीजिए, रिवर्सल होगा 9। मान लीजिए और इससे फ़र्क पड़ गया 35 हो गया, तो इम्पेयरमेंट का रिवर्सल होगा 14। लेकिन मान लीजिए 40 हो गया तो 19 नहीं करेंगे, मैक्सिमम रिवर्सल हम करेंगे 14। और उसके बाद अगर मेरा प्लान है और आगे बढ़ाने का, क्योंकि 35 ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, अब उससे ज़्यादा और अगर बढ़ाने का चांस है तो आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं एज पर इंड एज 16, बट उसको रिवर्सल नहीं बोलेंगे, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा। ठीक है, ये 6 वहाँ चला जाएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे, 6 नहीं, हाँ 6 वहाँ चला जाएगा, 6 कि 5 है, 5 वहाँ चला जाएगा। तो इस बात को फिर से देख लीजिए कि इंक्रीज कैरिंग अमाउंट, गुडविल की तो खैर बात ही नहीं करनी है, शैल नॉट एक्सीड द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन डिटरमिन्ड इफ नो इम्पेयरमेंट लॉस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर। याद रहेगा। और कोई भी ऐसा अगर एक्सेस है तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप उसे कहीं और अकाउंट करेंगे, यहाँ पे आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर 2, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अदर देन गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर आपने रिवैल्यूएशन किया है तो ऐसे सिचुएशन में, मतलब रिवैल्यूएशन अगर आपने उस एसेट का कर रखा है किसी और एज के अनुसार, कोई और एज कौन सा है, इंड एज 16 है, तो ऐसे में जो रिवैल्यूएशन है या इम्पेयरमेंट जो है आपने कहाँ से कम किया होगा, आपने कम किया होगा उस रिवैल्यूएशन रिजर्व से। तो जब इंक्रीज करेगा तो हम उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व ही मानेंगे। ठीक है, जब इंक्रीज करेंगे तो उसे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व ही मानेंगे। तो इस बात को आपको यहाँ ध्यान देना है कि रिवैल्यूड एसेट्स का जो भी होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन रिजर्व मानते हुए आगे बढ़ना है। हाउएवर ये इम्पेयरमेंट लॉस हम उतना ही वहाँ पे लेके जाएंगे जितना कि पहले रिवैल्यूएशन का रिडक्शन हुआ था, और बाकी जो बचेगा वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही चला जाएगा। और अगर पहले आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं डाला था, पीएल में डाला था, तो अभी भी आप पीएल में ही डालेंगे। इस पॉइंट को ज़रा देख लीजिए ठीक से। ये इलस्ट्रेशन मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को रोक के देख लेंगे। दूसरा इलस्ट्रेशन देखिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व था हमारे पास 30, कभी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था 20, रिवैल्यूएशन रिजर्व घट के हो गया था 10। ये थी पहली बात। अब आज से 2-4 साल बाद जमाना बदला, अब रिवर्सल हो रहा है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है। मान लीजिए और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है 15 लाख। ठीक है, तो चूंकि पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया था तो अब की बार भी ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही जाएगा। ये तो डेबिट हुआ था ना इन रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो अभी भी हम रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही क्रेडिट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा, सपोज करो हम आपसे बात करते हैं कि पहले पीएल में गया था, इफ नो रिवैल्यूएशन रिजर्व, या उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था, हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व कम था, तो फिर ऐसे में ये कहाँ क्रेडिट होगा, ये पीएल में क्रेडिट होगा। चलिए एक एग्जांपल को बदलते हैं। सपोज कीजिए रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारे पास था सिर्फ 10, तो हमने 10 तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाला होगा और 10 पीएल में डाला होगा उस समय प्रॉफिट लॉस में। अब जब 15 का इंक्रीज हो रहा है तो पता है क्या करेंगे हम, 10 तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालेंगे और बाकी 5 पीएल में डालेंगे। तो पहला हिस्सा होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व का, दूसरा हिस्सा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यही बात यहाँ देखनी है कि अगर पहले इम्पेयरमेंट का लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व में गया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, पहले पीएल में गया था तो पहले पीएल में जाएगा। कम करते समय भी जब इम्पेयरमेंट लॉस होता है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही कम करते हैं, बाद में पीएल को कम करते हैं। उस तरह जब अप करेंगे तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को अप करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बात हम करेंगे। आगे
एक बार जब रिवर्सल हो जाएगा तो आप सब जानते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो रिवाइज फिगर पे आएगी, इसमें कोई दो मत की बात तो है नहीं। लेकिन अब बात करते हैं सीजीयू की। देखिए सीजीयू में अगर कभी रिवर्सल हुआ तो जिस तरह से इम्पेयरमेंट लॉस सीजीयू के सभी एसेट पे बांटते हैं, पहले गुडविल में बांटते हैं फिर बाकी सब में बांटते हैं, तो जब कभी रिवर्सल होगा तो गुडविल में तो खैर कभी नहीं बांटेंगे, नेवर, हम एलोकेट करेंगे अदर एसेट में। गुडविल में तो हम कभी नहीं करेंगे, वी विल एलोकेट इन अदर एसेट, ठीक है, प्रोराटा विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज एसेट, प्रोराटा विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज एसेट एंड दीज इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट, मतलब सब में ऊपर बांटेंगे, कैरिंग अमाउंट शैल बी, ध्यान दीजिएगा, ट्रीटेड एज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। लेकिन एक बात का याद रखिए, इट शुड नेवर इंक्रीज क्या द रिकवरेबल अमाउंट, खैर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा तो खैर होना नहीं चाहिए, और देखिए अगर वो डिटर्मिनेबल है और वो कैरिंग अमाउंट जो अगर रिवर्स इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो होता, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऊपर वाला जो रूल है वो सीजीयू पर भी लागू है। सपोज कीजिए सीजीयू में 3 एसेट है, ठीक है, हमने पहले वो घटाया था, पहले सब में प्रोराटा घटाया था, घटाने के बाद डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, अब रिवर्सल हो रहा है तो फिर बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएं कितना बढ़ाएं, बढ़ाने का रूल ये है कि भैया देखो बढ़ाते समय याद रखना, अगर हमने इम्पेयरमेंट नहीं किया होता तो जो कैरिंग अमाउंट होता उससे ज़्यादा तो आप कभी भी नहीं बढ़ा सकते। यानी कि जो एक इंडिविजुअल एसेट के लिए रूल है, हम कह सकते हैं सीजीयू में भी वही रूल हमारा है, ठीक है। गुडविल का इम्पेयरमेंट मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमें नहीं करना है। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं फिर और बातें करेंगे। 1 अप्रैल 2011 मान लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 13, वीनस एक्वायर्ड 100% ऑफ सैटर्न लिमिटेड फॉर 4 lakhs। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट इज 320 एंड गुडविल इज 80। सैटर्न इज कोल माइन बिजनेस 31 मार्च 2013 मान लीजिए, यानी कि 2 साल के बाद, याद रहेगा। गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जाहिर है अब ऐसे में हमारे रेवेन्यू कम होने के चांसेज हैं, तो रेवेन्यू यहाँ कम हुआ, रिड्यूस्ड बाई 30%। इन डेज 16 के सूरज कर दिए हैं और नहीं किया है तो दोस्त हम फिर कर देंगे, ठीक है। इन डेज 16 का PDF हम फिर से शेयर कर देंगे, आप चिंता ना करें, वैसे होगा। आप टेलीग्राम में थोड़ा ऊपर देखिए, क्योंकि क्लास तो अप्रैल में चालू हुई थी, तो अप्रैल में होगा, नहीं होगा तो हम कर देंगे। आगे आइए, द एडवर्स चेंज इन द मार्केट प्लेस एंड रेगुलेटरी कंडीशन इज एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। जाहिर है मार्केट प्लेस और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इंडिकेटर है ये। तो वीनस ने एस्टिमेट किया द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ गुडविल एंड नेट एसेट ऑन दिस डे 2013। स्टेट लाइन डेप्शन है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट estimated 20 years with no residual value, no independent cash flow can identified to any individual asset, so the entire operation is to be treated as CGU due to the regulatory entangle. It is not possible to determine the selling price। इसका मतलब वैल्यू इन यूज ही मेन है, और वैल्यू इन यूज कितना आ रहा है, अब आ रहा है 213 या 212। ये कब की बात है, ये 2003 की बात है। अब 2005 में मान लो या 15 में हमने थोड़ा केस मुकदमा लड़ा, फिर से हमारा लाइसेंस कर दिया गया, यानी कि पहले डाउन हुए और अब फिर से अप हो रहे हैं। पहले कैंसिल किया था तो इम्पेयरमेंट हुआ था और अब हो रहा है रिवर्सल। इट इज एन इंडिकेटर दैट एन इम्पेयरमेंट लॉस मे हैव बीन रिवर्स्ड। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सैटर्न नेट एसेट इज रीएस्टिमेटेड एंड द वैल्यू इन यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी 304 है, इज एक्सपेक्टेड टू बी 304। आ जा भाई,
304 लिख लीजिए, ये छूट गया है, एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज 290। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में जो ज़्यादा है रिकवरेबल अमाउंट हो गया हमारा कितना, 3,04,000। तो पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। नंदन कुमार जी आ गए हैं, स्वागत है दोस्त आपका। मैं बड़ा ही अफसोस महसूस करता हूं कि पिछले 2 महीने से, चाहे इस बहाने हो चाहे उस बहाने हो, बहाने कई हो सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल रीजन हो सकता है, या बहाना ये हो सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब थी, या बहाना ये हो सकता है कि मैं आलस कर रहा था, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है दोस्तों। लेकिन होप सो और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि शायद अब ये क्लास कैंसिल नहीं होगी और डेली बेसिस पे क्लास चलेगी, बल्कि मेरे मन में कुछ और भी प्लान है। मैं कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड भी डाल दूँगा। दिन में मेरे पास टाइम होता है 2 क्लासेस के बीच में, तो 1-1.5 घंटे की मैं वहाँ भी क्लास करा दूंगा, वो मैं रिकॉर्डेड बेसिस पे डाल दूंगा, और फिर शाम को मैं आपके साथ लाइव कोई और अरेंज कर दूंगा। इस तरह से एक साथ 2 डेज चल जाएगा और होप करते हैं कि काम आपका जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो चलिए देखिए, शुरुआत कहाँ से करूं? शुरुआत हुई है 1/4/2011। अच्छा जी, 4 लाख था, बाद में तोड़ा तो 80,000 की गुडविल आई और 320 का अदर एसेट आया। चलता रहा 31/3/2013। इस दिन सब मिला के 2/12 की रिकवरेबल अमाउंट आ रही है। फिर 31/3/15 यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट आ रही है कितनी? दोनों में ज़्यादा कौन सा था? 304। अब देखिएगा, हमारा डिप्सन हुआ होगा, 20 साल की एसेट है, तो डिप्सन हम गुडविल का चलिए मान लेते हैं, गुडविल में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसका तो डिप्सन होगा। 320 20 साल 2 कितना होता है भाई? कट गया, 10 हो गया, यानी कि 32। यानी कि यहाँ पे आते आते इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई थी? रिकवरेबल अमाउंट चाहे जो भी हो, कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई थी? 288, और प्लस गुडविल तो था ही 80। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा हुआ है ज़बरदस्त इम्पेयरमेंट। कितना इम्पेयरमेंट हुआ आप खुद ही देख लीजिए। हमारा इम्पेयरमेंट हुआ है 288 और 80 मिला के 368 हुआ है ना। तो 2/12 से 368 हो गया, मतलब 368 से 2/12 हो गया। तो इम्पेयरमेंट लॉस की बात करेंगे, मैं फिर से आपको लिख के दिखाऊंगा, ये तो हम समझा रहे हैं। तो इम्पेयरमेंट लॉस टोटल कितना हो गया? कैलकुलेटर लेने दीजिए भाई, ऐसे तो बात नहीं बनती है। कैलकुलेटर लेने दीजिए। 368 माइनस 2/12 तो 156। सर ने आपको क्या बताया था, एस ने क्या बताया था कि पहले तो गुडविल जाएगा, और ये जाएगा तो फिर लौट के नहीं आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अदर एसेट्स हैं उनके ऊपर कम होगा, और अदर एसेट कितना कम होगा? 76, ठीक है ना। तो अदर एसेट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? कैरिंग अमाउंट जो बचेगा 2/12 हो जाएगी। अब हम समय कहाँ पहुँच गए? हम समय कहाँ पहुँच गए दोस्त? हम यहाँ पहुँच गए 31/3/15। 31/3/15 में हमारा जो रिकवरेबल अमाउंट है 3,04,000 है, ठीक है। अब 3,04,000 है, इसका मतलब इम्पेयरमेंट अप हुआ है, सबको दिख रहा है। लेकिन जरा सोचिए दोस्त कि अगर इस इम्पेयरमेंट की बात करें तो कहाँ तक इम्पेयरमेंट हो सकता है? अगर हमने इस एसेट्स को रिवैल्यू नहीं किया होता
तो ये एसेट अभी भी 320 होता और वही 16 हज़ार का डिप्शन चल रहा होता, तो आज हमारा कैरिंग अमाउंट ये कहाँ होता? इफ़ नो इम्पेयरमेंट, तो आज हमारा कैरिंग अमाउंट क्या होता? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बात करते तो ये इम्पेयरमेंट नहीं हुआ होता तो थोड़ा और घट गया होता, 288 में 32,000 और घट गया होता। इसका मतलब 288 माइनस 32,000 यानी कि 256 मानते हैं, 256। और मेरे भाई ये जो 256 है, इससे ज़्यादा अप नहीं हो सकता। यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। इसका मतलब आपका जो रिवर्सल होगा वो 3-4 तक ना होके 256 तक होगा, और 256 तक रिवर्सल होने का मतलब है कि 212 से 58, दो 12 भी कहाँ, इसमें भी तो डिप्शन चार्ज हुआ होगा। करते हैं, 212 डिवाइडेड बाई 18 गुने 2, 212 डिवाइडेड बाई 18 गुने 2, इसमें डिप्शन कितना हो गया होगा? 20 साल था ना, तो 2 साल चला गया तो डिप्शन कुछ तो चार्ज होगा। 23,555। स्टडी में उसको वो राउंडेड ऑफ कर लिया, लेकिन इतना राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। 23,555 माइनस 212 यानी कि 188,445। तो यहाँ से 256 तक होगा रिवैल्यूएशन मैक्सिमम, और यहाँ से 256 तक अगर रिवैल्यूएशन होता है दोस्तों, तो ये रिवैल्यूएशन कितना होगा या इम्पेयरमेंट का रिवर्सल कितना होगा? 188.445 माइनस 256, तो ये 67,000 रिवर्सल जिसको बोलते हैं, रिवर्सल 67.555 मैक्सिमम होगा। अगर आप इसके ऊपर जाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम यहाँ तक जाएंगे, तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये रिवैल्यूएशन रिजर्व कहलाएगा। ये रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस नहीं कहलाएगा। और ये कितना होगा दोस्तों, करके देखिए, 3,04,000 माइनस 256 दैट इज 48,000। ठीक बात है। तो मैंने कुछ घनघोर कर दिया, लेकिन आप देखिए, शुरू से सबको फिर से देखिए एक बार, बात बननी चाहिए, आपके माइंड में आनी चाहिए। चेक करते हैं। देखिए, मैं देख रहा हूं कि ये है 4 लाख, जिसमें 80,000 का तो डेप्रिसिएशन था, सॉरी गुडविल था, और 320 की कैरिंग अमाउंट। ये जब हमने परचेज किया तब की कहानी है। अब पहली बार इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है 31/3/13 को, क्योंकि उस समय रिकवरेबल अमाउंट सिर्फ 212 आया, जबकि हमारा कैरिंग अमाउंट 80 तो था ही, और प्लस इसमें से अगर हम 20 साल का डिप्शन चार्ज करें और 2 साल की बात करें हम, तो फिर ऐसे सिचुएशन में ये कितना हो जाएगा? 80,000। तो 288 में 80 कम कीजिए तो 368 हो गया, है ना, 368। अब 368 212, इसका मतलब हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है 156। 156 में पहला हक होता है गुडविल का, और दूसरा हक होता है अदर एसेट्स का। तो हमारा अदर एसेट कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 212 हो गया। अब इस पे हम डिप्शन चार्ज करेंगे, 2 साल चला गया है तो 18 साल के हिसाब से चार्ज होगा। तो ये कैरिंग अमाउंट हमारी आज आ रही है। ये कैरिंग अमाउंट है ऑन 31/3/2015। उस समय रिकवरेबल अमाउंट
3,04,000 हो रहा है, लेकिन एएस कहता है किसी भी सूरत में अप जाते समय उतना अप नहीं जाएंगे जितना होता अगर हमने कोई रिवोल्यूशन ना किया होता। खुद से निकालिए, अगर रिवोल्यूशन ना किया होता तो 3,20 में यानी कि 3,20,000 में 2 साल का डेप्शन यहाँ हो गया और 2 साल का डेप्शन यहाँ हो गया, 256 होता। हम मैक्सिमम जाएंगे यही 67,555। स्टडी में राउंड अप करके इसको 68 कर दिया गया है, कोई बात नहीं। और अगर उसके ऊपर भी आपको जाना है, जा तो सकते हैं, तो इंड एस 10 का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप अपनी एसेट्स को फेयर वैल्यू पे जा सकते हैं, आप रिवोल्यूशन मॉडल अपना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके लिए आप जाएंगे, ठीक है दोस्त, और उसके लिए जब आप जाएंगे तो वो होगा 6, 7, 5, 5 एंड 5, ठीक है। तो ये था रिवर्सल की बात, ठीक है दोस्त। अच्छा मुझे बताइए, एक वो क्वेश्चन किया था क्या, मुझे अब याद नहीं आ रहा, नहीं किया हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को उसे करना चाहिए। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मुझे याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिन न हो गया कि अब क्या याद होगा नहीं होगा। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 3 अगर हुआ है तो ठीक, नहीं तो वो हमें सभी लोगों को करना चाहिए। उम्मीद है ये आप लोगों ने कर लिया, नोट कर लिया। थोड़ा सा ऐसे मैंने लिख दिया है, लेकिन चलो ठीक है। अरे क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता है दोस्त कि ये हुआ है कि नहीं, तो अच्छा क्वेश्चन अगर हो गया होगा तो कोई बात नहीं, वरना आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो मैं यही मान के ये क्वेश्चन आपके साथ लेके आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा अलग है, इसीलिए मैंने सोचा ये करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो फिर चलिए दोस्त करते हैं इसको। नबी बता रहे हैं मेरे भाई कि सर नहीं हुआ है, तो आइए करते हैं मेरे दोस्त। पेरेंट एक्वायर 80% ऑनरशिप इंटरेस्ट इन सब्सिडरी फॉर दिस मच, 2100, और नेट एसेट फेयर वैल्यू की थी 1500। द पेरेंट चूज टू मेजर द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, आपने पढ़ा है होल्डिंग कंपनी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कर सकते हैं इंटर की लैंग्वेज में। प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडियरी नेट, जो सब्सिडरी का नेट है उसका हमने ये सोचा कि हम नेट आइडेंटिफाइबल एसेट के बेसिस पे वैल्यूएशन करेंगे। तो 1500 का 20% और उस हिसाब से वैल्यूएशन अगर हम करें तो 1500 का 20% है ना, 1500 है और उसका 20% की बात करेंगे तो 300 हमारा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया। द एसेट्स ऑफ सब्सिडरी टुगेदर आर द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट विच जनरेट कैश फ्लो विच इज लाइटली इंडिपेंडेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम अदर एसेट। मतलब ये खुद अपने आप में एक CGU है। सिंस अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ पेरेंट आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जी ऑफ द कम्बिनेशन। जो गुडविल 500 क्रिएट हुआ है, 500 गुडविल कैसे क्रिएट हुआ है वो भी देखते हैं। वो हम मान रहे हैं कि अदर को दे देंगे और बाकी जो होगा वो हमारा होगा। तो देख लीजिए आप, ये 300 का हो गया NCA
और कैश हमने पे किया 2100, टोटल हो गया 2400, और हमें जो नेट एसेट मिला है वो मिला है 1500। इसका मतलब टोटल जो हमारी गुडविल है वो कितनी हुई? टोटल गुडविल 900 हुई एज पर इंड AS 103। अभी आपने पढ़ा नहीं है। इसमें कहता है कि 500 तो किसी और अदर CGU पे जाने की उम्मीद है, तो 400 हमारे वो जिम में होगा माई गुडविल। तो एक कैलकुलेशन तो दोस्तों ये आपको देखनी चाहिए कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 300 है, PC हमने दिया 2100, तो टोटल हुआ 2400, जबकि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 1500 है। इसका मतलब नॉन आइडेंटिफाइबल है गुडविल, और गुडविल 900 है। 900 में 500 एलोकेट किसी और को किया और 400 एलोकेट हमने अपने आप को किया। अब ये जो कहानी है ये है 1 अप्रैल 2001 की। 1 साल के बाद पेरेंट कंपनी का जो रिकवरेबल अमाउंट है वो सिर्फ 1000 है। रिकवरेबल अमाउंट सब्सिडरी के CGU का सिर्फ 1000 है, जबकि उस समय 1500 था। सिर्फ 1000 है। ये सबने लिख लिया क्या? किसी ने अगर लिख लिया हो तो बता दीजिए कि हाँ सर ये लिख लिया हमने। ठीक है। अब सिर्फ 1500 की बात हो रही है, सॉरी 1000 की बात हो रही है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट एक्सक्लूडिंग 1350 है। गुडविल को छोड़ के आपको इम्पेयरमेंट लॉस को एलोकेट करना है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। हम बात कर रहे हैं आपसे अब कौन से डेट को? 31/3 या 1/4/2001 को उस दिन तो हम लोगों ने बात कर ली थी परचेज की, तो मिला जुला के बात ये आई कि गुडविल आया, उसको एलोकेट किया वगैरह वगैरह। अब 31/3/2002 को आ रहे हैं। ठीक है। अब 31/3/2002 की सिचुएशन ये है कि थोड़ी गुडविल है, थोड़ी अदर एसेट है और थोड़ा सा टोटल है। कैरिंग अमाउंट 1/4/2000, मतलब अब लास्ट में उस समय है 400 तो गुडविल है और 1350 ये है, तो टोटल कितना हुआ? 1750। अब रिकवरेबल अमाउंट कितना है? अगर हम रिकवरेबल अमाउंट की बात करें तो रिकवरेबल अमाउंट की बात हो रही है 1000। ठीक है जी, 1000। इसका मतलब इम्पेयरमेंट तो लॉस है,
इम्पेयरमेंट लॉस है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कितना इम्पेयरमेंट लॉस, ये गलत कर दिया क्या हम लोगों ने, 400, 1350, 1750 है। अच्छा, एक और बात देखिए क्वेश्चन में, कि 400 जो टोटल हुआ है हमारा, 400 जो इधर हमारी गुडविल आई है, थोड़ा एक कैलकुलेशन कर लीजिए, ये ज़रूरी है। 1-4 वाले कैलकुलेशन में लिखना चाहूँगा, कुछ बताना है मुझे जिस दिन परचेज हुआ। हमने परचेज कंसिडरेशन दिया है 2100, NCA है, NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 1500 का 20% यानी कि 300, टोटल बनता है 2400 लेस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है 1500, तो हमारी गुडविल बनी 900। ठीक है, जब हम एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो एलोकेटेड टू अदर CGU हमें लगता है कि हमें फ़ायदा होगा 500 है, और एलोकेटेड टू सब्सिडियरी CGU 400। शुभम सर, ICI का स्टडी मटेरियल इनफ है? बिल्कुल बिल्कुल इनफ है, मैं तो कहूँगा इनफ से भी ज़्यादा है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि एलोकेटेड टू द सब्सिडरी CGU 400 है। अब इसी 400 की बात मैं आपसे यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको ज़रा आप लोग नोट कर लें, बल्कि आपने वो कर ही लिया होगा। तो ये 750 हुआ। 750 में पहला हिस्सा किसका होता है? पहला हिस्सा होता है गुडविल का, और जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो किसी और का। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 350 है ना। तो कोई कहे कि व्हाट इज द रिवाइज कैरिंग अमाउंट?
रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट, तो ये नील हो जाएगा और ये हो जाएगा 1000। ठीक है दोस्त। चलिए अब आइए, अब तो इसकी सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें दो बातें रहती हैं, एक तो रहता है डिस्क्लोजर और एक रहता है डिफरेंस बिटवीन इंड AS एंड AS 36, सॉरी AS 28। अब समस्या ये है कि AS 28 तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ना तो AS 28 इंटर ग्रुप 1 में था, ना AS 28 इंटर ग्रुप 2 में है, ना AS 28 CA फाइनल में है, लेकिन डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो ये जाती है भाई। या तो आपको पहले इंड AS 28 सॉरी AS 28 पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर आपसे कोई कहे तो ये डिफरेंस बताओ ताजमहल और लाल किला में क्या फ़र्क है, तभी तो ताजमहल और लाल किला आपने देखा हो तभी तो फ़र्क बता सकते हैं। केवल ताजमहल देख के लाल किला से कैसे फ़र्क बता सकते हैं आप? तो वही वाली बात है, ये तो आपने अभी पढ़ा और 2 महीने पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, ना CA इंटर में ना कहीं, तो डिफरेंस कैसे बताएंगे? तो इसका अब एक ही तरीका है, जो डिफरेंस यहाँ लिखा है उसे आप कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि एग्जाम में कभी कभी 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, मेमोरी बेस ही है लेकिन अब आ तो जाता है। नहीं तो एक तरीका और है, पहले 28 AS 28 आप साइट वगैरह से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अब तो सिलेबस में है नहीं, ना ही तो ये इंटर के सिलेबस में है और ना ही ये फाइनल के सिलेबस में है। पहले था फाइनल में, अब नहीं है, तो डाउनलोड वगैरह करके पढ़िए और तब जाके बारीकी देखिए। छोड़िए, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं मेन बात। सबसे पहली बात, ये फिनेंशियल एसेट पे लागू होता है, इसमें फिनेंशियल एसेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बायोलॉजिकल एसेट को स्पेशली मना करता है, इसके अंदर बायोलॉजिकल एसेट का स्पेशल एक्सक्लूसन कहीं भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि जब AS 28 आया था ना, तो फिनेंशियल एसेट और बायोलॉजिकल एसेट नाम के अकाउंट में कोई टर्म ही नहीं आता था जनरली, ठीक है। इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ वाले इंटेंजिबल एसेट अगर कोई है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है, वहाँ तो कोई था ही नहीं। वहाँ पे जब AS 28 था तो उस समय इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ की कोई बात ही नहीं थी इंटेंजिबल एसेट पे, वहाँ तो सारे इंटेंजिबल एसेट को 10 साल के अंदर ख़त्म होना था, तो इसीलिए उसमें वो एनुअल रिक्वायरमेंट वगैरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल है कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे वैल्यू इन यूज़ को करना या मैनेजमेंट अपनी कैश फ्लो के एजम्पशंस को देखना, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स वगैरह, बहुत सारी मतलब वैल्यू इन यूज़ को निकालने के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। AS 28 में ये सब चीज़ें नहीं हैं। इंड AS 36 कहता है गुडविल कभी रिवर्स नहीं होगा, हमने अभी पढ़ा कि गुडविल विल नेवर बी रिवर्स, लेकिन 28 कहता है कि गुडविल एक्सटर्नल केसेज में, किसी एक्सटर्नल रीजन के चलते अगर गुडविल इम्पेयरमेंट हो गया था और वो एक्सटर्नल रीजन हट गया है तो गुडविल रिवर्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने दिल्ली में बैन लगा दिया कि लीकर नहीं बिकेगा, तो किसी कंपनी को कैश फ्लो में प्रॉब्लम हो गया तो गुडविल राइट ऑफ हो गया, अब सरकार ने बैन हटा दिया, तो एक्सटर्नल रीजन है, तो ऐसे केस में इसका रिवर्सल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने पढ़ा था ऐसा कुछ भी नहीं है। इंड AS 28 में बटम अप और टॉप डाउन टेस्ट, 2 टेस्ट हुए करते थे। बटम अप में ये होता था कि पहले इंडिविजुअल CGU के लेवल पे चेक करो इम्पेयरमेंट है कि नहीं, और बहुत सारे CGU को मिला के फिर चेक करो।
इसमें ऐसा तो नहीं है, लेकिन कॉम्बिनेशंस वगैरह के बारे में तो यहाँ भी बात है कि आप तब तक CGU को बढ़ाते चलिए जब तक कि गुडविल उसको हम एलोकेट नहीं कर देते हैं, यहाँ भी ये बात है। लेकिन ये टर्म बॉटम अप और टॉप डाउन टेस्ट, इसका इस्तेमाल टॉप डाउन टेस्ट, इसका इस्तेमाल मेरे ख्याल से IND AS 36 के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया गया है। तो यही 3-4 डिफरेंसेज हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए कि आपको IND AS 28 तो कभी पढ़ना नहीं है और रियल लाइफ में भी इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो सब जगह IND AS ही लगता जा रहा है। लेकिन थ्योरेटिकली इन्होंने दे दिया है तो हम लोगों ने भी पढ़ लिया। अब आइए डिस्क्लोजर की बात कर लेते हैं। डिस्क्लोजर पे क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, लेकिन नॉलेज के लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। डिस्क्लोजर बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्लोजर इम्पेयरमेंट का, आप थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ बातें देख लेते हैं, ठीक है। मोटे तौर पे कि जो भी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, जो PL में गया है, हर क्लास ऑफ एसेट्स के लिए आपको सेपरेट बताना है। और अगर कोई रिवर्सल हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस का जो PL में गया है तो भी बताना है। आई रिपीट, इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो उसको भी डिस्क्लोज करना है, और रिवर्सल हुआ है तो भैया उसको भी डिस्क्लोज करना है, दोनों ही बात। अगर कोई अपने रिवैल्यूएशन यानी कि अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में लॉस को कम किया है रिवैल्यूएशन रिजर्व से, या कोई आपने रिवर्सल किया है, तो आपको उसको भी बताने की जरूरत है। और इसकी प्रेजेंटेशन हर क्लास ऑफ एसेट में आपको करनी ही करनी है। कुछ सेगमेंट रिपोर्टिंग वगैरह की भी बातें हैं, लेकिन अभी आपने पढ़ा नहीं है। IND AS 108 जब वहाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यही था हमारी तरफ से IND AS 36। हम एक बार फिर से आप लोग से माफ़ी चाहेंगे कि बड़ा बिखर गया, कुछ यहाँ पढ़ा, कुछ वहाँ पढ़ा, कुछ पता नहीं कहाँ पढ़ा। तो एक काम कीजिएगा, आप सभी वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 15, 16, 17 ऐसे कुछ करके वीडियो होगी, प्लेलिस्ट में होगी। इन सभी वीडियोस को टॉपर क्लासेज वाले चैनल में, इस वाले चैनल पे नहीं, टॉपर क्लासेज वाले चैनल पे उसको एक बार आप देख लीजिएगा। और कल से हम लोग सच्चे मन से, ठीक है ना, शुरू करते हैं कुछ कहानी। मैं जो सोच रहा हूँ, एक तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा डेली बेसिस पे, ना सही लेकिन मैक्सिमम डे पे। क्लास 1 से 17 तो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आपने देखा होगा। प्लेलिस्ट ऑफ टॉपर क्लासेस, जो नए बच्चे हैं तो प्लीज़ वहाँ देख लें यूट्यूब। और एक दो थोड़ा घिसा पिटा ये अभी हम लोगों ने अपलोड किया है, ठीक है। तो ये क्लास अब चलती रहेगी, ये सब क्लासेज होंगी लाइव, ये सब क्लासेज हम लोग करेंगे लाइव। और ये क्लास 59 तक लाइव होगी। मैं क्योंकि दिन में कराऊंगा तो दिन में तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए दिन वाली मैं लाइव नहीं करूंगा। मैं कुछ क्लास आपको, चलो मैं 70 तक कर लेता हूँ। 71 से IND तक कुछ क्लासेज मैं रिकॉर्डेड बेसिस पे डालूंगा। अभी रिकॉर्डिंग है नहीं मेरे पास, होती तो मैं डाल चुका होता। वो भी बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डिंग करूंगा और वो मैं डालूंगा, ताकि नवंबर 2020 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नुकसान नहीं हो। लेकिन जब हम 70 तक आ जाएंगे तो बाकी बचे हुए क्लासेज भी हम फिर से दोबारा लाइव करा देंगे। यानी कि अभी ये रिकॉर्डिंग होगा ताकि बच्चे कर सकें, और बाद में ये क्लासेज भी दोबारा से लाइव होगी। इसलिए पूरी क्लास दोस्तों लाइव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर कोई मिस ना करें तो 50 डेज, इसका मतलब 31 अगस्त एक टारगेट रखते हैं। पहले भी हम लोगों ने यही टारगेट रखा था, थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन किसी भी सूरत में 31 अगस्त तक हम लोग ये क्लासेस ख़त्म करेंगे। और उसके बीच में
यहाँ भी जितनी क्लासेज बनती है ये क्लासेज भी हम लोग ख़त्म करेंगे। अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो लाइव क्लासेज में तो हम लोग मॉड्यूल नंबर 1 करते चलेंगे, सॉरी मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ रहे हैं ना, ये करते चलेंगे। इधर जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें मैं शुरू कर लेता हूँ मॉड्यूल नंबर, कौन सा शुरू कर लूँ? 1 कर लेते हैं। 1 बड़ा बेसिक है, तो मॉड्यूल नंबर 1 हम यहाँ शुरू कर लेते हैं। फिर यहाँ मॉड्यूल नंबर 3 भी कर लेंगे और मॉड्यूल नंबर 4 भी कर लेंगे। और जब ये सब खत्म हो जाएगा तो रिकॉर्डेड तो खैर आपके पास होगा ही, बाद में लाइव भी हम इसको आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप भी ऑफिस से थके हारे आते हैं, थोड़ा सा आराम कीजिए और मैं भी चलता हूँ। अब थोड़ा सा खाना वाना खा के मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों को माफ़ी चाहता हूँ कि 2 महीने का डिले हो गया। होता क्या ना, कोई काम करे ना तो उसको फिनिश कर दें, काम बीच में रुकने पे हमेशा ये समस्या होती है। पढ़ाई के लिए भी मैं बोल रहा हूँ आपको, सीए की पढ़ाई में भी ये हमेशा ऐसा होता है कि जो बच्चा 1-2 साल पढ़ाई से थोड़ा अलग हो गया, फिर दोबारा सीए नहीं हो पाती। फाइनल के मैक्सिमम बच्चों का फाइनल इसलिए नहीं हो पाता कि ये बीच में 3 साल का जो गैप हो जाता है ना, ये सीए इंस्टीट्यूट को इस पर सोचना चाहिए। इंटर और फाइनल के बीच में किसी भी सूरत में 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। रिटेन एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग आप उसके बाद कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे साथ हुआ, सही बता रहा हूँ, पिछले 10-15 दिन से मैं क्लासेस करा सकता था, लेकिन वही है कि भाई अब शुरू करूँगा, अब शुरू करूँगा, अब शुरू करूँगा, और ऐसा करते करते और टाइम लग जाता है, ठीक है ना। सर ईमेल पे नोट्स सेंड कर दीजिए। नहीं बेटा, ईमेल पे नोट्स की ज़रूरत ही नहीं। आप एक काम कीजिए, टेलीग्राम चैनल है सीए टॉपर्स, सीए CWA फाइनल, आप उस पे जाइए। उस पे आपको अकाउंट, लॉ, मतलब ए फॉर लॉ, और एक और कौन सा है, SFM, तीनों के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है ना। ओपन है, सबके लिए है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आपको अलग से भेजने की हमें भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको भी किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टेलीग्राम के चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक बात है जी, यूट्यूब ना कई बार धोखा दे जाता है। तो यूट्यूब में मैंने कई चैनल बनाए हुए हैं। एक तो टॉपर क्लासेज है, मेनली तो इसी पे आता है। एक टॉपर्स सीए इंटर है और एक टॉपर सीए फाइनल है। प्लीज़ इन तीनों चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखिएगा। सब्सक्रिप्शन में कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा कब चलेगा, तो जिस पे चलता है मैं उस पे लाइव कर देता हूँ। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इन तीनों चैनल को, वैसे तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखिएगा क्लास के लिए, और ये है दोस्तों नोट्स के लिए, ताकि आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। मिलते हैं कल फिर 2 क्लास के साथ, एक रिकॉर्डेड और एक शाम को। शाम वाली क्लास 9 बजे से रखिए, क्योंकि 8:30 में होने पर ना मैं भी थोड़ा बेचैन रहता हूँ, क्लास करानी है, तो मैं शाम का बढ़िया मज़ा नहीं ले पाता। 9 बजे से आराम से करेंगे, 9 से 10:30 शाम वाली क्लास 9 बजे से रखते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सबको वेरी वेरी गुड नाइट। एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।